जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जेपीएससी सीरीज में एक से एक छात्र मुझे मिल रहे हैं। आज भी मुझे मिल गए। बीआईटी मिश्रा के छात्र हैं, ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं और रैंक 65 लाया है। पूरे कोलगट्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके जो फादर हैं वो हजारीबाग के जाने माने वकील साहब हैं, सब इनको जानते हैं। काला कोट पहनकर रोज़ 10 बजे निकलते हैं और ड्यूटी में शाम में 5 बजे वापस आ जाते हैं। अब इनके बेटे ने क्रैक कर लिया, 65 रैंक लाया। आइए जानते हैं कैसे किया इंजीनियरिंग। उसके बाद बैंगलोर गए, जॉब भी किया। जॉब करने के बाद यूपीएससी में भी मेंस की परीक्षा निकाली थी, इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन किस्मत अच्छा नहीं था। अब जेपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, जेपीएससी वाला सिलेक्शन या यूपीएससी मेंस तक जाना? हाँ जी, सबसे पहले तो यूपीएससी मेंस तक गए तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेंस का जब मैंने मार्कशीट देखा हाँ। तो किस पेपर्स में कम रहे, किस पेपर्स में अधिक हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लगा कि आंसर राइटिंग में कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, और उसी का हेल्प मुझे जेपीएससी में जाकर के मिला। जाके उसके बाद आपने क्रैक ही कर दिया। तो ये बताइए स्टार्टिंग कैसे किया आपने, स्कूलिंग और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग गए, वो कब गए और क्या गए? जी, एक्चुअली मैंने 10th तक की पढ़ाई हजारीबाग से ही की थी, और फिर कहाँ मैंने से किया था? वहाँ संत स्टेफेंस स्कूल हजारीबाग से। जी, 12th कहाँ से किया? और 12th मैंने किया था डीबीएम इंटर कॉलेज बेगूसराय से। अच्छा। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में मिलकर इंजीनियरिंग की इंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, और उसके फिर हमारा झारखंड कंबाइंड जो स्टेट का एग्जाम होता है, हाँ। उसके थ्रू बीआईटी सिंदरी में एडमिशन मिला था। जी, मतलब शुरू से ही तेज थे, इंजीनियरिंग निकाल लिया आपने? हाँ जी। तो उस एंट्रेंस के बाद फिर मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की वहाँ डिग्री ली। अच्छा। और मैंने 3rd ईयर के बाद हजारीबाग के एसपी थे अखिलेश दा सर, हाँ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अच्छा, और मतलब वहीं से मोटिवेशन आ गया थर्ड? हाँ, मेरा 3rd ईयर तक कोई प्लान नहीं था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, क्योंकि माइनिंग में ऑलरेडी करियर सेट था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सभी अभी सीआईएल, सीसीएल या जिला खनन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। अच्छा। तो मैं भी अपने कॉलेज के टॉप 5 में हमेशा हुआ करता था, और प्लेसमेंट वहाँ श्योर था कि कोल इंडिया या सीसीएल में तो हो ही जाएगी। अच्छा। लेकिन 3rd ईयर में जब मैं अखिलेश सर एसपी थे, तो हम लोग झील में मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला करते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि यू शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अच्छा, वहाँ से फिर आपका एकदम मूड चेंज हो गया? उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना है तो एक प्लेसमेंट के साथ में ट्राई करता हूँ। फिर मैंने प्लेसमेंट में अपने कॉलेज में बैठा, एंड उसके बाद वहाँ से फिर एसेंचर में मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो एसेंचर में कहाँ गए जॉब करने के लिए? एसेंचर में बैंगलोर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा। तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आप बैंगलोर चले गए? जी, मैं 2 साल के लिए बैंगलोर चला गया था, और वहाँ फिर मैंने अपनी जॉब की। और फिर जॉब करते करते यूपीएससी की तैयारी करना तो एक बहुत टफ होगा ना, कैसे किया आपने? जी, जॉब के दौरान एक्चुअली टाइम मिल नहीं पाता था, सिर्फ वीकेंड्स में टाइम मिल पाता था। तो इस कारण से मैं अपने प्रिपरेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा था। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद जॉब नहीं कर पा रहे थे, फिर भी आप मेंस तक चले गए, मेंस भी क्लियर कर लिया? नहीं, एक्चुअली मैंने 18 तक मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की आकर के यहाँ पर 1 साल के लगभग समय लगा। जॉब छोड़ दिया आपने? जी। और ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ही? जी, स्पेशली फॉर सिविल सर्विस। अच्छा खासा जॉब छोड़ के आप यहाँ आ गए। तो ये बताइए, जब जॉब वॉब छोड़ के आ गए तो फादर क्या बोले आपको यहाँ पे? जी, फादर हमारे शुरू से ही, जब मैंने जॉब ज्वाइन भी किया था तो उस समय उनका था कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना है। अच्छा, तो ठीक, मतलब मैंने नहीं चाहते थे कि आप ज्वाइन करें? जी, उनका कहना था कि तुम स्वतंत्र हो, यू आर इंडिपेंडेंट, तुम अपने निर्णय ले सकते हो, अगर जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो तो ठीक है, चलिए, और नहीं तो घर पर भी अगर प्रिपरेशन कर सकते हो तो हमारी सपोर्ट होगी, जब तक तुम्हें अटेम्प्ट देना है, जितना भी अटेम्प्ट है। ठीक है। तो आपने जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे तैयारी शुरू की। ये बताइए तैयारी कैसे शुरू की? क्या कोचिंग ज्वाइन किया या फिर सेल्फ स्टडी किया? तो कैसे वो किया आपने? हाँ हाँ ठीक है, आप बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने जॉब में छोड़ दिया, उसके बाद मैं आकर के एक्चुअली मैंने सोचा कि कोचिंग करूँ या ना करूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन था उसको लेकर के। तो मैंने सोचा कि पहले सेल्फ स्टडीज ट्राई करते हैं, अगर उसमें हो जाता है तो ठीक है, और कहीं किसी सब्जेक्ट में कमजोरी होगी तो फिर कोचिंग का सहारा लिया जाएगा। अच्छा। फिर मैंने अपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन शुरू की, और अभी एक हमारे आईएएस ऑफिसर हैं 2018 बैच के, अच्छा। मनीष कुमार सर, वो कोडरमा में एज एसडीएम पोस्टेड हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था उस दौरान, 2019 के दौरान। तो फिर मैंने दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, और मेंस तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जब यूपीएससी दिया था? जी जी, उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, और फिर मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन किया। लेकिन मेंस में वही था कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, तो आंसर राइटिंग में थोड़ी कमी रह गई, और इस कारण से मेंस में उतना मार्क्स नहीं आ पाया। फिर भी मैं क्वालिफाई कर गया था। क्या सब्जेक्ट था आपका उसमें भी? कुछ सब्जेक्ट यूपीएससी में? जी, उस वक्त मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था। साइकोलॉजी था जी। अच्छा, तो साइकोलॉजी में मेंस में आपने लिखा जी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इसमें प्रॉब्लम हुआ या फिर क्या ऐसा? नहीं, एक्चुअली एक जो यूपीएससी का डिमांड होता है, जब हम जीएस के पेपर्स लिखते हैं या जेपीएससी का भी, कि एग्जाम के आंसर का डिमांड होता है, मैं उस डिमांड को समझ नहीं पाया था। मुझे जो आता था वो मैंने लिख दिया। अच्छा। लेकिन एक क्वेश्चन होता है, उसका जो डिमांड होता है, अगर उसे नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर भी कितना कम मार्क्स से आप छट गए? 35 मार्क्स।
35 मार्क्स बस जी। और इंटरव्यू कैसा गया था? इंटरव्यू अच्छा रहा था, एवरेज एवरेज रहा था, बहुत एक्सीलेंट नहीं रहा था। 174 मार्क्स। थोड़ा सा आप राइटिंग में खींच देते मेंस में तो हो जाता। जी, थोड़ा सा जीएस पेपर्स में एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे जीएस एक पेपर में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 17-18 करते करते ये वो टाइम ओवर हो जाता था। अच्छा। क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर वापस आ गए घर, लॉकडाउन भी हो गया, उस दौरान क्या किया आपने? मतलब क्या जी लॉकडाउन नहीं जी, लॉकडाउन के दौरान तो बस मैंने प्रिपरेशन पे ही फोकस रखा था, क्योंकि एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन हो रहे थे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? जी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और साथ साथ मैं अन्य एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। तो जेपीएससी जब हुआ हमारा तो जेपीएससी को फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जेपीएससी थोड़ा हल्का लगने लगता है, क्या होता है? नहीं, मुझे मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था। क्यों? मुझे जेपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है। अच्छा। क्योंकि इसके प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक झारखंड स्पेशल होता है और झारखंड स्पेशल उसमें काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 2 में। तो झारखंड स्पेशल कैसे तैयारी किया आपने? झारखंड स्पेशल के लिए एक उड़ान पब्लिकेशन की बुक आती है। अच्छा। मैंने उससे प्रिपरेशन किया था और उसके अलावा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स कुछ यूट्यूब पर मैंने देखे थे। तो कैसे मतलब प्लान कैसे करते थे कि बहुत सारा सब्जेक्ट है ना, तो वो कैसे प्लान करते थे कि झारखंड के लिए स्पेशल पढ़ना है, कब पढ़ना है और टाइमिंग क्या होता था? जी, जैसे मैंने पेपर 1 जो हमारा इंडिया जीके वो तो पहले से कंप्लीटेड था और इसमें जब आया झारखंड जीके की बात तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक एनालिसिस किया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे कि भागीरथ मांझी जी का टॉपिक था, वो एसआई का हमारा एग्जाम होता है, जेपीएससी होता है, जेएसएससी होता है, सब में वो पूछा जा रहा था। तो मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही हिटलिस्ट टॉपिक है ये। और वही हुआ भी, जब मैंने जेपीएससी एग्जाम दिया तो उस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे। अच्छा। और उसके अलावा यूपीएससी की प्रैक्टिस करते करते इंटेलिजेंट गेसिंग, एलिमिनेशन टेक्निक्स, उनकी मदद से मैंने झारखंड का पेपर जो था पेपर 2 में किया। झारखंड में मेंस में आपको दिक्कत नहीं हुई कुछ? वैसे नहीं, वैसे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसका मेंस एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट था यूपीएससी कंपैरिजन में, क्योंकि हमारा यहाँ जेपीएससी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, उसके आंसर आपको 6 से 7 पेज में लिखना होता है, कभी कभी 8 पेजेस में भी। अच्छा। तो उतना कंटेंट भी प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से कोई अगर टॉपिक पूछा जाता है और यूपीएससी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर एक कोई क्वेश्चन पूछा गया तो 2 से 3 पेजेस में आंसर करना होता है। तो कम कंटेंट भी तो आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए, तो ये एक चैलेंज था जेपीएससी में। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट जेपीएससी ज़्यादा लगा है। और लैंग्वेज क्या था आपका? जी, लैंग्वेज मेरा खोटा लिटरेचर। खोटा क्या पहले से आप जानते थे, क्या था? नहीं, खोटा एक्चुअली में जैसे हमारे फ्रेंड्स लोग जो बातचीत करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, लेकिन खोटा साहित्य का यहाँ पर स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। अच्छा। और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था, क्योंकि मैंने जब पीटी का रिजल्ट आ गया तब प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा। तो मेरे पापा ने मुझे काफ़ी गाइड किया खोटा को लेकर के, कोई भी अगर इस टॉपिक है, कोई वर्ड्स हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने पापा से हेल्प लिया करता था। तो जब यूपीएससी की तैयारी करके आए और जेपीएससी का पीटी निकल गया, आपका मेंस का एग्ज़ाम दे दिए, तो आपको क्या लग रहा था कि आप रैंक होल्डर होंगे, 250 लोगों के अंदर आएंगे? जी, एक्चुअली मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट स्टेज पीटी होता है। मुझे पता था, क्योंकि मेंस में मैंने काफ़ी मेहनत किया था, यूपीएससी का मेंस दे चुका था, तो मेंस का आइडिया मुझे था कि कैसे मार्क्स स्कोर करना है। तो बस मुझे था कि बस प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं मेंस में जरूर अच्छा स्कोर कर लूँगा। मेंस में मतलब कितना तैयारी किया था, लोग जानना चाहते हैं, मतलब कितना टाइम देना पड़ता है, एक दिन में कितना टाइम देना पड़ता है, या फिर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करते थे, कैसे प्रिपेयर करते थे, आपको कैसे लगता था कि आंसर सही है, ये कैसे होता था? जी, एक्चुअली जब मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था तो मुझे वहाँ से एक आइडिया हो गया था, क्योंकि मेंस जैसे कुछ पेपर्स मेरा स्कोर काफ़ी हाई थे, जैसे मेरा एसए पेपर था उसमें ऑल इंडिया 3rd हाईएस्ट था। अच्छा, एसए के पेपर मास्टर रह चुके हैं आप? जी, लेकिन राइटिंग स्किल्स, क्योंकि उसमें मुझे 2-2 ऐसे लिखने थे 12-12 पेजेस के, तो एसए का एक कमांड हो गया था। तो मुझे पता था एसए में मैंने क्या लिखा है जो मार्क्स मिला है, और यहाँ भी एक एसए जैसा ही आंसर होता है, क्योंकि 6 से 7 पेजेस में लिखना है, तो एसए के इक्विवेलेंट ही हो। तो मुझे आइडिया था कि किस तरह से लिखना है, और उसके अलावा जैसे वीडियोज मैंने देखे थे तो मुझे पता था कि अगर कोई भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो सिर्फ एक कहानी नहीं लिखना है, अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए डाटा, कमिटीज का नाम, डायग्राम्स वो कंपलसरी है, पूछे या ना पूछे। हाँ, अगर जैसे मुझे एक क्वेश्चन था कि झारखंड के बैकवर्डनेस पर था कि क्या डेवलपमेंट चैलेंजेस है, तो हमें कुछ भी लिख सकता था पॉइंट वाइज करके, लेकिन मैंने शुरुआत ज्योग्राफी से किया एक अच्छा सा मैप बना करके, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन होगा कि हमारे झारखंड में क्या क्या एग्रीकल्चरल लैंड की कमी है, सॉइल्स हमारे रेड सॉइल्स पाए जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट एक बनाया मैप। अच्छा। और मैप जब तक आप नहीं बनाएंगे तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। ग्राफ बना के आपने इमेज डाल दिया है? जी, स्टार्टिंग मैप से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, वो आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं। सही है। तो ये बताइए, जब हो गया सब कुछ, मेंस हो गया, ये हो गया, इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल बताइए जो आपको लगा टफ, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू और जेपीएससी का इंटरव्यू दोनों आप फेस कर चुके हैं। जी जी। आपसे बहुत कुछ सीखेंगे लोग अब। जी, एक्चुअली जेपीएससी का जो इंटरव्यू था हमारा, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे। अच्छा। क्योंकि मुझे एक्चुअली जो क्वेश्चन जब स्टार्ट हुए तो बाकी फ्रेंड से काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं फैक्चुअल स्ट्राइक करके गया था वहाँ पर। अब वहाँ मैं गया तो मुझसे क्वेश्चन हॉबीज पर स्टार्ट हो गए। अच्छा। अब हॉबीज पे किसी से पूछे नहीं जा रहे थे, मेरे सर पहले जो हॉबीज पे क्वेश्चंस, तो मेरा हॉबीज है वाचिंग मूवीज ऑन बेस्ड ऑन सोशल एंड नेशनल इशूज। तो मैम थी हमारी
जो हमारी चेयर पर्सन थी बोर्ड की, तो उन्होंने फिर पूछा कि फर्स्ट मूवी कौन सी थी जो अनटचेबिलिटी पर बेस्ड थी, छुआछूत पर। अच्छा। वो मूवी मैंने सुनी थी बट मैंने देखी नहीं थी, टाइम उतना मिल नहीं पाया मुझे। तो मैंने बोला सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर। बोले इट्स वेरी रिसेंट मूवी। तो मैंने बोला कि फिर मैंने गेस वर्क किया, मैं आई गेस। तो मैं बोले ओके ओके। तो मैंने कहा द शूद्रा द राइजिंग। मैंने इससे पहले भी एक मूवी आई थी, आई एम नॉट अवेयर। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए। बिल्कुल। और जो क्वेश्चन 2 नहीं दे पाए थे जवाब, एक तो ये और दूसरा जवाब जो और एक क्वेश्चन का आंसर, एक तो ये हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड आंसर जो था वो हमारे एक एक्सपर्ट मेंबर जो बैठे हुए थे बोर्ड में, उन्होंने मुझसे पूछा था कश्मीर में जो हमारे भारतीय सेना पर पत्थरबाजी होती है, तो उन्होंने पूछा था कि जो पत्थरबाज हैं उनके लिए कानून लाया गया है, तो उस कानून के बारे में जानते हो क्या? अच्छा। ये अगस्त 2021 का न्यूज़ था और एक्चुअली मैंने उसको कवर किया नहीं था, तो ये इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हुआ था। मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। और जो कुछ 1-2 सवाल आपने दे दिए थे आंसर, वो क्या थे? जी, पहला जो मुझसे पूछा गया था कि कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी पुलिस स्टेशन विजिट किए हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो मेरा 1-2 बार एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा भी रहा है क्योंकि ऑफिसर्स काफ़ी कॉर्डियल थे, और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसा रहा है कि वहाँ पे मुझे करप्शन का ही थोड़ा सा दिखा। तो मैंने वो बताया कि प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता है पब्लिक को, तो मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो। तो फिर सर ने, एक IAS सर बैठे हुए थे जो हमारे एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम सिलेक्ट हो जाओगे, ऑफिसर बन जाते हो, तो तुम भी तो वही काम करोगे, पब्लिक के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर पब्लिक आते हैं हमारे पास मिलने के लिए, तो अगर मैं ऑफिस में नहीं भी हूँ या बिजी हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू है। बट ठीक है, तुम क्या क्या इनिशिएटिव लोगे ये बताओ, अगर एज ए वीडियो तुम्हें पोस्टेड कर दिया जाता है। मैं बोला सर, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अगर हमारे गाँव के ज़्यादातर लोग निरक्षर हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, किसी से एक लेटर लिखवा करके वहाँ छोड़ सकते हैं। मैं खुद से उन्हें कांटेक्ट कर लूँगा, एक हेल्पलाइन नंबर मैं दे सकता हूँ। कुछ एजुकेटेड लोग हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल है, उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इतना डीपली इंटरव्यू होता है JPSC में। आइए जानते हैं वकील साहब से कि कैसा लग रहा है उनको, जो प्रेरित करते आए हैं बचपन से अपने बच्चे को ये UPSC के लिए, बल्कि UPSC के लिए अब JPSC निकाल लिया है, बराबर ये खुश हैं कि आगे भी बोलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए, मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि मेरा बेटा जो है सो माने हायर एजुकेशन का ही जो है सो। आप भी तैयारी किए थे क्या अपना टाइम में? नहीं, हम नहीं किए थे, लेकिन मेरा ख्वाब था, लेकिन अच्छा। मेरा वो बैकग्राउंड वैसा मेरा नहीं था, घर का ये परिस्थिति बोलिए वैसा नहीं था। हाँ, जो मैं वहाँ वो अचीवमेंट मैं प्राप्त करता। बिल्कुल। मैं बचपन में इतना तेज था पढ़ने में, समझ गया ना, कि हर सब्जेक्ट में जो है सो 199% मेरा मार्क आता था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हम जो है सो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया। हाँ, सही डायरेक्शन नहीं मिला, आर्थिक किसी कमी कारण। हाँ, तो अपने बलबूते जो है हम पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के बाद जो है सो हम हाई स्कूल में जो है सो अपने गांव हाई स्कूल में HM रहे। अच्छा। HM के दरमियान जो है सो 10 साल स्टूडेंट को जो है अच्छा से पढ़ाई करवाया और अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद 91 में हमारी शादी हो गई। अच्छा। समझ गए ना, 3 जून 1991 में। उसके बाद ये इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 13 जून 92 है। समझ गया ना। तो इसके पहले हमारा ससुराल का एक मकान था। अच्छा। हाँ, जो हम लोग टोटल परिवार एक ही साथ रहते थे। अच्छा। तो हम दोनों पति पत्नी जो है सिर्फ बैठ करके गप्पे कर रहे थे। उस समय इसकी उम्र बहुत होगी तो 10 या 12 दिन का, उससे ज्यादा नहीं था। अच्छा। समझ गया ना। तो इसका मुंह से ऐसा गॉड गिफ्टेड आवाज निकला। हाँ। जैसे लगा कि हम लोग को दोनों पति पत्नी के डांट रहा है। अच्छा। समझ गया ना। उसके बाद जो है हमको अपना फील हुआ कि ये लगता है कि भगवान का प्यारा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये शब्द जो हम सुन रहे हैं ये गॉड गिफ्टेड, ये पॉसिबल वाली बात नहीं है। वो कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल। समझ गए ना। चिंतित हो गए। उसके बाद इसका जो है सो परवरिश जो मेरा करना था, इसकी नानी और नाना जो थे, हाँ, इनके प्रति काफी उन लोग को रुचि रहता था, ध्यान रहता था। हाँ, उसके बाद जो इसकी पढ़ाई में जो है सो सबसे पहले हम संत थॉमस स्कूल में हम सोचे थे कि इसको एडमिशन कराएंगे। अच्छा। लेकिन उस समय मंथली जो है सो 300 था। हाँ।
हाँ, संत थॉमस स्कूल का फी। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत अच्छा उतना भी नहीं था कि 300 दे पाते। हाँ, कि हम दे पाते इसको। तो बगल में स्कूल खुला यहाँ डीएवी। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, डीएवी में इसको एडमिशन में दिया। तो इसके पहले जो है इसका दोस्त लोग पढ़ता था। हाँ, ऐसे आगे रहता था। उसके बाद जब इसको मैं इसी स्कूल का टीचर से ट्यूशन दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब ट्यूशन इसको दिया तो जो ये जंप किया फिर ये अपने पीछे किसी को आने नहीं दिया। अच्छा, मतलब वहां से इनको लगा कि अब पढ़ना चाहिए। हाँ, उसके बाद यहाँ से निकाल के 3-4 पास किया। हाँ, संत स्टेफन में इसको मैं एडमिशन दिया। हाँ, वहाँ जो है सो फिर ही अपना कंप्लीट करने लगा। जब ये 10th पास किया, 10th होने के बाद हमारे यहाँ अमीन लोग रहते थे रेंट में। हाँ, तो सबसे पहले हमको ये व्यू नहीं था कि सिविल सर्विसेज में हमारी बेटा जाएगा। हमारा वही था कि बीएससी ये सब करके टीचिंग उचिंग में जाएगा। अच्छा, मेन बात जो आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसी बीच जो है सो लोग के दरमियान मोटिवेट होने के कारण, है ना, ये बंसल क्लासेस जो है ना, आईआईटी वाला कोचिंग, तो उसी में जो है सो इसका फॉर्म भराया गया। अच्छा, हाँ, ये जून का महीना था। वही लोग के साथ जो है इसको हम भेजे। हाँ, उस लोग को दे दिए पैसा, और इसकी माँ इसको अलग से 2000 रुपया दी। अच्छा, पॉकेट खर्च। कि अगर यदि तुमको किसी तरह की दिक्कत होगा तो तुम्हारे पास रहेगा बेटा, बिल्कुल तुम खाते पीते आ जाना। यहाँ से तो सड़ी हुई गर्मी राजस्थान की है, कोटा का। अच्छा, कोटा भी चले गए थे? हाँ हाँ, आईआईटी की तैयारी। अच्छा, आईआईटी की तैयारी में चला गया। वहाँ जैसे गया वहाँ ये बीमार पड़ गया। अच्छा, समझ गया ना। अब जब बीमार पड़ गया तब इसका जो लोग के साथ हम भेजे थे, हाँ, वो लोग इसको जो है दवा दारू करने लगा। हाँ। वो लोग बोला कि छोड़ दो, अब एग्जाम देना, अब तबीयत खराब है, अब चलो घर। अच्छा, वही बोला तबीयत खराब स्थिति में। हाँ। कि मैं जो काम के लिए आया हूँ मैं काम करके जाऊंगा। अच्छा, मतलब वापस नहीं आया? हाँ, वापस नहीं आया। हाँ। उसके बाद ही एग्जाम दे करके जो है सो वहाँ से चला। तो ये जो है सो चप्पल पहन करके गया था। अच्छा, समझ गए ना, चप्पल पहन करके गया था और चप्पल जो है इसको रास्ते में ही टूट गया। अच्छा, अब उस चप्पल में ये रस्सी बांध करके जो है पहन के आया। हाँ। लेकिन वो 2000 रुपये से चप्पल नहीं खरीदा। हाँ। समझ गए ना। और वो 2000 रुपये ला करके अपनी माँ को वापस कर दिए, बचा करके। अच्छा, समझ गए ना। जब रिजल्ट आया, समझ गए, इसकी माँ मैंने वो कोचिंग कराने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, हाँ, कि इधरे जो है सो स्कूल में देंगे। हाँ, और पढ़ करके जो है सो जो हम पहले नहीं सोच रखे थे। हाँ, कि मैंने जो है सो ये स्कूल से करके जो है सो निकलेगा। लेकिन मेरा कहना था कि बेटा लोटा बाहर का होता है। जब तक कि बेटा बाहर मेरा नहीं निकलेगा डेवलप नहीं करेगा। सही बात, समझ गए ना। और जब रिजल्ट आया बंसल क्लासेज वाला, हाँ, तो क्वालिफाई कर गया। अच्छा, समझ गए ना, क्वालिफाई कर गया। उसके बाद जो है वहाँ से एडमिशन में दे दिया, दाएँ बाएँ करके किसी तरह वहाँ से करवाया मैं। उसके बाद यहाँ इसको एडमिशन दिया था मैं। तो ये आईआईटी वाला एग्जाम और ये आईएससी वाला एग्जाम दोनों एक साथ टेली कर गया। अच्छा, समझ गए ना। अब टेली कर गया तो ये एग्जाम कैसे दे, एक तो छोड़ना पड़ा। हाँ, आईआईटी के चक्कर में। हाँ, तो फिर हम इसको वहाँ से भी करवाए थे, बिहार से एडमिशन भी करवाए थे। अच्छा, समझ गए ना, जो डीबीएम इंटर कॉलेज बोलो ना, वहाँ का, तो वहाँ से करवाए। तो ये जो है फिर वहाँ चला गया। तो एक हमारे पोदार जी कहाँ के, हाँ, उधर का है, समस्तीपुर से आगे उधर कोई ऐसी जिला है, बरौनी तरफ, बरौनी की नहीं, दूसरे जगह पूर्णिया के। अच्छा, समझ गए ना। तो उनका ड्यूटी बरौनी में था, बेगूसराय में। तो बातें हुई उनसे, तो बोला कि वकील साहब चिंता मत कीजिए, से शैलेश जी को भेज दीजिए, यहीं से मेरे यहाँ से रह करके एग्जाम देगा। हाँ। तो इंटर जो कॉलेज जो थी वहाँ इसका सेंटर था। बिल्कुल। अब वहाँ हम इसको पहुँचाया और वहाँ से मैं चल दिया। हाँ, वो स्कूल के विषय
एग्जाम के विषय में स्वतः बताएगा। वो तो बता चुके हैं यहाँ से। हाँ, तो देखिए कैसे जो कहानी थी, कैसे शैलेश के बारे में पूरा बताया शुरू से। इनके फादर ने याद है हर वो पल, कैसे उन्होंने उसको यहाँ भेजा और उसने अपना पल जो काटा था। तो कितना स्ट्रगल रहा है आपका लाइफ का, मतलब कैसे डायरेक्शन मिला आपको, आप उसके बाद वो जी एक्चुअली स्ट्रगल काफ़ी रहा है, और लेकिन स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन कुछ अवेलेबल नहीं था, और आज के टाइम पे हर चीज़ ऑन द टिप आपके मोबाइल पर अवेलेबल है। क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको किसी कोचिंग में एडमिशन भी लेना है, आप उसका फीडबैक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होने के कारण। तो अभी आप क्या करेंगे? आप तो हर एज देखा है, बिना इंटरनेट वाला भी, इंटरनेट वाला भी। आज के लोगों को क्या गाइडेंस देंगे जो आज तैयारी के लिए जाएंगे, कैसे प्रिपेयर करें वो? क्योंकि आप यूपीएससी में भी जा चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, जेपीएससी में भी आप क्रैक कर चुके हैं, 65 रैंक का है। क्या देंगे आप? जी आज करके जो भी हमारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले होगा कि आप सेल्फ स्टडी से जो बेसिक सिलेबस है उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। 5 to 6 मंथ्स में आप बेसिक सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और वो देखिए उसको आपका स्कोर कितना आ रहा है, और साथ ही साथ प्रीलिम्स मेंस दोनों की। और कोई कहीं से फीडबैक मिल सकता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने फीडबैक नहीं लिया था, उसका मुझे भुगतना पड़ा कि मेंस क्लियर नहीं हो पाया। और आपसे भी कोई पूछता है गाइडेंस के लिए तो उन्हें भी गाइड करेंगे। जी जी जी। तो देखिए यही थी शैलेश की कहानी, किस तरह से इनके फादर ने बताया और शैलेश ने यूपीएससी का एग्ज़ाम मेंस क्रैक किया, इंटरव्यू में गए, लेकिन आज जेपीएससी क्रैक करके बहुत मतलब एक गर्व की बात है। रैंक 65 लाए, लेकिन आगे उम्मीद है कि यूपीएससी भी क्रैक करेंगे। और लेकिन ड्यूटी के बारे में क्या बोले, क्या जो अप्रोच रहेगा वो कैसा रहेगा आपका अभी? जी ड्यूटी को लेकर के तभी जैसे आपको तो आदत भी है, क्योंकि पहले भी जॉब करते करते तैयारी किया आपने, तो अभी भी करते रहेंगे, तो मतलब दोनों ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे? जी, क्योंकि अब मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। अच्छा। और मैं अभी 5th जून को ही प्रीलिम्स देकर के आऊँ कल। आपको रिवाइज खाली करना है? जी, बस रिवीजन करते रहना, तो उतना टाइम मुझे मिल जाएगा। ड्यूटी अच्छा से कीजिएगा ना? जी बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ड्यूटी ही होगी। हाँ, वही यूपीएससी का प्री देखा है, तो कैसा उसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा? जी होपफुल तो हूँ कि हो जाए, क्योंकि लेकिन एक्चुअली है कि डिफिकल्टी लेवल उसका डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है। कैसा था इस बार का प्रीलिम्स? तो मोस्ट डिफिकल्ट इन द डिकेड मैं कह सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने क्रैक भी किया प्रीलिम्स को। अच्छा। तो मुझे पता है कि कैसा पेपर था। इस बार बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन नो डाउट अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, ज्यादा जाएगा, कम जाएगा ना। जी, तो मैंने इस बार यही किया था कि क्वेश्चंस जो थे जिसमें श्योर शॉट होने की कोशिश करूँ अटेम्प्ट करने की। बिल्कुल। तो देखिए हम लोग आए थे, शैलेश कुलगट्टी में रहते हैं और जा रहे हैं, अब जॉब भी करेंगे और यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे। देखिए हो सकता है हजारीबाग का अगला लड़का जो शैलेश हो यूपीएससी निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग। थैंक यू।